हाय एवरीवन, इन दिस पार्ट वील डू LSE 5 फिजियोलॉजी का ये सेकेंड पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में एज वी हैव ऑलरेडी डन द एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट इन द फर्स्ट वीडियो. So the first question is dash is the inhibitor of nitrogenase activity and synthesis. तो नाइट्रोजनस एक्टिविटी और नाइट्रोजनस सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन. नेक्स्ट एपोप्लास्टिक पाथवे, जो एपोप्लास्टिक सेल वॉल के इंटरमीडिएट से जब पाथ जो होता है जहाँ से मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो कहाँ पे जाके ब्रेक डाउन होता है, वो ब्रेक डाउन होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप पे. विच फाइटोक्रोम एब्जॉर्ब्स 660 वेवलेंथ, जो PR है मतलब फाइटोक्रोम रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन उसकी होती है 660, और 730 वाला होता है PFR विच इज़ फाइटोक्रोम फार रेड लाइट. फ्लावरिंग स्टिमुलस मूव थ्रू, फ्लावरिंग जो है वो मूव करता है फ्लोरिजन के थ्रू विच इज़ अ हार्मोन एंड इट ट्रैवल्स थ्रू फ्लोएम. Definitions हैं imbibition, diffusion and Neff genes. Imbibition is the process of absorption of water to the nearly dry surface such as seeds and wood. जब seeds के अंदर पानी या लकड़ी के अंदर पानी absorb हो जाता है, that process is known as imbibition. There is liberation of substantial amount of heat during this process. और इस process में absorption के time में काफ़ी amount of heat जो है वो release होती है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. डिफ्यूजन होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल का मूव करना फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टिल द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स equal. So it can be defined as the net movement of molecules from a region of high free energy to a region of low free energy. नेक्स्ट है निफ जीन्स. निफ जीन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, इनका मतलब ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन ये जनरली राइजोबियम में और भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं. इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल टू लिविंग फॉर्म. ये एटमॉस्फेरिक फॉर्म को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मतलब N2 को चेंज करते हैं डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड में लाइक नाइट्रेट या नाइट्रेट में, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. Nif genes are found in both free-living nitrogen-fixing bacteria and symbiotic bacteria associated with various plants. Nif genes required for the formation of functional nitrogenase. तो बेसिकली इनकी ज़रूरत होती है, ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजनस की फंक्शनल एक्टिविटी के लिए, नाइट्रोजनस के फंक्शनली प्रोड्यूस होने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1. तो वो जो Z पैटर्न होता है जिसको हम हिल्स वे या Z पैटर्न भी बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. A principal feature of the electron transport pathway is the several electron carriers involved in electron transfer from वाटर टू NADPH. तो बेसिकली क्या होता है कि लाइट अब्जॉर्ब करने पे वाटर ब्रेक डाउन होता है और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स एंड फाइनली जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है वो होता है NADP+, जो रिड्यूस हो जाता है NADPH में और एनर्जी के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाथवेज दैट सेवरल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर इन्वॉल्व टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू NADP+. टू ऑफ देम आर, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F, और जो साइटोक्रोम जो है वो रेस्पिरेशन में भी प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैरियर्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जैसे कि प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसाइनिन, फेरिडॉक्सिन एक्सेट्रा. इन ईच फोटोकेमिकल एक्ट, हर एक फोटोकेमिकल एक्शन में द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू अ लेवल. इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है ताकि वो जितनी एनर्जी है उससे ज़्यादा पे एक्साइट हो, ताकि वो बाद में वो हाई टू लो एनर्जी में जब ट्रैवल करेगा दैट विल बी ईजी टू कैरी द रिएक्शन. वो रिएक्शन अपने आप से स्पॉन्टेनियस बन जाएगा. Excited to a level slightly more than that required for the next photosystem to be excited. It is believed that downhill journey मतलब कि high to low जो energy वाली journey होती है provides a mechanism for synthesis of extra ATP molecules. सो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले P680 जो है वो एक्साइट हो रहा है, एक्साइट होकर वो एक्टिवेट हो गया, मतलब वो उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया. वो इलेक्ट्रॉन फिर बाद में ट्रांसफ़र हो रहे हैं टू डिफरेंट मॉलिक्यूल लाइक प्लास्टोक्यूनिन, फेरिडॉक्सिन, cytochromes and different molecules. So a modern version of Z scheme, since Hill first proposed the Z scheme of photosynthesis, a number of electron carriers and intermediates in the electron transfer chain have been discovered. It has been established that manganese center plays an important role in transfer of electrons from water to P680. तो पहले उन्होंने बोला कि मैंगनीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करने में, बट देयर इज़ सम एविडेंस दैट इज़ अननोन.
इलेक्ट्रॉन कैरियर Z में एग्जिस्ट बिटवीन द मैंगनीज सेंटर एंड P680, लेकिन अभी तक वो जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है कि मैंगनीज कैसे उस ट्रांसफ़र को हेल्प कर रहा है, दैट इज़ नॉट नोन. एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल ऑफ P680 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू फियोफाइटिन. तो सबसे पहले जो P680 है उसने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, फियोफाइटिन को, विच इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए. फियोफाइटिन इन टर्न ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू प्लास्टोक्यूनिन. फियोफाइटिन ने जो इलेक्ट्रॉन थे वो फर्दर ट्रांसफर कर दिए प्लास्टोक्यूनिन को, विच इज़ रिड्यूस टू प्लास्टोक्यूनिन हाइड्रोक्साइड मतलब PQH2 through a step generating a semiquinone and requiring protons from plastoquinine, which is a mobile carrier. Mobile carrier का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को कैरी भी कर रहा है और ये मूव भी कर सकते हैं from one place to another. It goes to the cytochrome HF complex, which then transport the electrons to phytosinin. तो सबसे पहले P680 एक्टिवेट हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे प्लास्टोक्यूनिन को, फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे प्लास्टोक्यूनिन को, प्लास्टोक्यूनिन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे साइटोक्रोम HF कॉम्प्लेक्स को, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए प्लास्टोसाइनिन में, again a mobile carrier. From plastocyanin the electron move to P780 और plastocyanin जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है किसके पास, P700 के पास, और P700 को एक्टिवेट या एक्साइट कर देता है. इन द एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू FeS कॉम्प्लेक्स, the ferredoxin, and finally to NADP plus via the enzyme NADP plus reductase. It is believed that there are three forms of FeS clusters, FX, FB, FA. जो फेरेडॉक्सिन के क्लस्टर्स हैं, जो आयरन सल्फाइड के क्लस्टर्स हैं, वो 3 फॉर्म में हैं और वो सारे ही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं. सो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल ने ट्रैवल मतलब रिलीज़ करे थे वो फाइनली कौन एक्सेप्ट कर रहे हैं, NADP प्लस, और ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में. एंड दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड बिटवीन two photosystems. Describe the role of auxin and gibberellin briefly in plant growth and development. तो बेसिकली प्लांट के 5 हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइनिन. ओवर हेयर वी आर ओनली कंसर्न विद 2 ऑफ देम, दैट इज ऑक्सिन एंड गिबरेलिन. ऑक्सिन्स को केमिकली हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड विच इज IAA भी बोलते हैं. दे आर प्रोड्यूस इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ स्टेम एंड यंग लीव्स. तो बेसिकली ये शूट टिप और रूट टिप या लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एंड क्वान्टिफाइड बाय सेंसिटिव एसे सिस्टम नोन एज बायोएसे. तो डिफरेंट बायोएसे से हम इनके मेजर्स जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन वेंड्स बेसिक मेथड. Hormone concentration are calculated by degree of bending seen in oat coleoptile. The greater the angle, the more the hormone present. ये ऑक्सिन जो होता है वो मेनली शूट टिप रूट टिप की ग्रोथ में, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है. इसके साथ साथ ये बेंडिंग, जो लाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट की बेंडिंग होती है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जितनी ज़्यादा प्लांट की बेंडिंग हो रही है, वी कैन गेट एन आइडिया दैट मोर द बेंडिंग, मोर इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सिन प्रेजेंट देयर. The effect of auxin on growth of roots, stems and buds varies. Roots are the most sensitive, followed by stems and buds which can tolerate a much higher dose of ऑक्सिन. रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सिन को टॉलरेट नहीं कर सकती, वेयरएज बड्स और शूट्स जो हैं वो कर सकते हैं. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ इन बड्स और स्टेम्स, एक्चुअली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट. जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर होती है ऑक्सिन को बड और स्टेम की ग्रोथ कराने में, उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रूट टॉलरेट नहीं कर सकता. इसका मतलब है ओनली अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सिन कैन प्रमोट ग्रोथ इन रूट. अगर उससे ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सीड करेंगे तो इट विल इनहिबिट द रूट ग्रोथ. ऑक्सिन डज नॉट कॉज ग्रोथ बाय डिविजन बट रादर प्रमोट सेल एनलार्जमेंट थ्रू इलोंगेशन. तो ऑक्सिन जो है वो डिविजन नहीं करता, वो करता है सेल एनलार्जमेंट एंड सेल इलोंगेशन. ऑक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द शूट एपेक्स. शूट एपेक्स का मतलब होता है शूट के टिप पे, लीव्स पे, बड्स पे, एंड ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड इन द सिस्टम. वो बिल्कुल टिप पे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो धीरे धीरे करके दे विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स. They promote root initiation and formation of lateral and adventitious root. रूट इनिशिएशन का मतलब होता है, सपोज अगर हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं, या हमने किसी प्लांट के अंदर सीड, पानी के अंदर सीड डाल दी है, सॉइल के अंदर सीड डाल दी है, और वहाँ पे हम आर्टिफिशियली हॉर्मोन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर हम ऑक्सिन का कंटेंट ज़्यादा रखेंगे, तो ऑक्सिन की वजह से सबसे पहले क्या डेवलप होना शुरू होगा, रूट्स. दिस इज हाउ ऑक्सिन्स कंट्रोल root initiation.
and the formation of lateral and adventitious root. Formation and differentiation of secondary vascular tissues like xylem phloem, fruits and flower development. Another interesting effect of auxin is apical dominance. इसका एक और important role है apical dominance, where apical bud exerts an inhibitory effect on the development of lateral bud. मतलब कि जो apex पे जो टॉप पे फ्लावरिंग होगी, बड होगा, वो इजीली डेवलप होगा और इसके ऑक्सिन की वजह से साइड के जो बड्स हैं वो ग्रो और डेवलप नहीं करेंगे. दिस इज हाउ ऑक्सिन प्रमोट एपिकल dominance. The next one is gibberellin. Gibberellin are produced in young leaves and around the growing tips, possibly in roots of some plants. Although their role is in root activity is not known. इनका जो root में ज़्यादा role है वो नहीं है. Effect of GA is dramatically illustrated in genetic dwarf pea or maize, where its application to young seedling induced him to grow to normal height. तो बेसिकली हमने इसका इफेक्ट देखा हुआ है कि ड्वार्फ पी में जो शॉर्ट पी प्लांट्स या शॉर्ट मेज प्लांट्स होते हैं, जब उनमें हमने GA एप्लीकेशन करा, गिबरेलिन एप्लीकेशन करा, तो हमने देखा दे इवेंचुअली ग्रो टू द नॉर्मल हाइट. इससे हमें क्या पता चलता है, द ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यू टू द ब्लॉक ऑफ सिंथेसिस ऑफ गिबरेलिन, कि गिबरेलिन के इनअप्रोप्रिएट या लेसर अमाउंट की वजह से जो हाइट की ग्रोथ थी वो प्रॉपर नहीं थी. GA also stimulates the production of numerous enzymes, notably alpha amylase. इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये इनिशिएट करता है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेस को इन जर्मिनेटिंग सीड ग्रेन्स. जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर अल्फा अमाइलेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उनकी प्रोडक्शन किसकी वजह से स्टिमुलेट हो रही है, गिबरेलिन्स की वजह से, विच मीन्स कि इसका जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एज दीज ग्रेन्स जर्मिनेट द एम्ब्रियो secretes गिबरेलिन्स which transfer to allurone layer that surround the starchy endosperm and stimulate the production of alpha amylase, which in turn break the starch to sugar and make it available to the growing embryo. तो जितनी भी सीड के अंदर स्टोर्ड स्टार्च होती है वो स्टार्च ब्रेक डाउन होकर शुगर बनेगी और उसी से सीड को एनर्जी मिलेगी, वो एम्ब्रियो ग्रो कर सकेगा. उस स्टार्च के ब्रेक डाउन होने के लिए ज़रूरी है अल्फा अमाइलेस एंड विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ गिबरेलिन्स. Another interesting effect of gibberellins are they can induce bolting in long day plants, cause stem elongation, जैसे हमने देखा dwarf pea plant में, and induce germination in seed that normally required cold or light treatment. तो अगर कुछ seeds को light या heat या cold treatment की ज़रूरत होती है and we cannot provide that, we can compensate that technique by providing gibberellin to the plant. Next question is describe the opening and closing of stomata. डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. तो बेसिकली स्टोमाटा जो होते हैं वो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. दे आर हेल्पिंग इन ट्रांसपिरेशन, गैसेस एक्सचेंज. स्टोमाटा ओपन व्हेन टर्गर इन द गार्ड सेल्स इज हाई. तो बेसिकली गार्ड सेल्स प्रेजेंट है. अगर गार्ड सेल्स स्वेल करेंगे तो ये स्टोमाटा जो है वो अपनी प्रॉपर शेप ले लेगा और ये पोर जो है वो ओपन हो जाएगा. लेकिन अगर गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, मतलब कि वो ऐसे फ्लैसिड हो जाएंगे, तो ये जो बीच का पोर है वो क्लोज हो जाएगा. तो स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो डिपेंड करती है गार्ड सेल्स के टर्गर प्रेशर पे, गार्ड सेल्स की स्वेलिंग पे. अगर गार्ड सेल स्वेल करेंगे तो द स्टोमाटा विल ओपन. Stomata open when turgor in the guard cell is high and close when it is low. It is clear that turgor would increase if solute content of the guard cell would be higher. अगर गार्ड सेल का सोल्यूट कंटेंट हायर है, मतलब उसके अंदर सोल्यूट सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ड्यू टू द मोर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाटर जो है उसके अंदर मूव करेगा और स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाएगा. And falling of solute content will decrease turgor. Opening and closing of stomata are related to the osmotic potential of guard cell and permeability of the membrane. Osmotic potential मतलब कि वाटर का और आयन का पोटेंशियल कि उसके अंदर कितना मूव कर सकते हैं. At the time of opening of stomata, there is inflow of potassium ion. जब स्टोमाटा ओपन होते हैं तो मेनली क्या अंदर मूव करता है, पोटेशियम आयन. बट व्हेन स्टोमाटा क्लोज द गार्ड सेल लूजेस द एक्वायर्ड पोटेशियम आयन टू द सराउंडिंग. There are two ways in which relative turgor of the guard may be altered. A decrease in osmotic potential, अगर हम osmotic potential मतलब कि आयन या सॉल्ट के पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें, या फिर हम प्रेशर पोटेंशियल डिक्रीज कर दें. इन बोथ द इंस्टेंसेस water potential of guard cell will fall and hence water of the surrounding cells would move in. और दोनों ही कंडीशन में जो अंदर जो पानी है वो सेल के अंदर चला जाएगा. अगर हम क्या करें, अगर हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल को रिड्यूस कर दें, वाटर पोटेंशियल को रिड्यूस कर दें और प्रेशर पोटेंशियल को रिड्यूस कर दें, तो जितना भी पानी है, मतलब नेबरिंग सेल से जो पानी है विल स्टार्ट मूविंग इनटू द गार्ड सेल. Alternatively, guard cell may face mechanical pressure from the subsidiary cells if they face a sudden change in the turgor. अगर सडनली कोई चेंज आता है तो साथ वाले, क्योंकि अगर यहाँ पे गार्ड सेल है तो
के आसपास नेबरिंग सेल्स भी प्रेजेंट है, उस नेबरिंग सेल्स की वजह से ऑब्वियसली दे विल सफर सम मैकेनिकल प्रेशर. This is overwhelming evidence that osmotic potential of the guard cell will decrease due to migration of potassium ion from the surrounding in the guard cell. तो हमने क्या बोला कि अगर हम osmotic potential को डिक्रीज करेंगे, osmotic potential मतलब वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो वाटर उसके अंदर मूव करेगा, गार्ड सेल ओपन हो जाएंगे. और वाटर पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द गार्ड सेल है. यू कैन सी कि पोटेशियम जो है वो अंदर जा रहे हैं आयन को बैलेंस करने के लिए. स्टार्च मैलिक में चेंज होता है और मैलेट फर्दर ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाते हैं. तो इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम की वजह से ये अपनी प्रॉपर शेप ले रहा है और जिसकी वजह से ये गार्ड सेल्स ओपन हो रही है. लेकिन अगर ये पोटेशियम जो है वो बाहर मूव करना शुरू कर जाएगा, इसकी वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और गार्ड सेल जो है वो फ्लेसिड हो जाएंगे. It is also observed that uptake of potassium requires ATP which may be generated by the degeneration of starch. Now this is an active process, मतलब इसके लिए ATP required है और वो ATP हमें कहाँ से मिलेगा, स्टार्च के ब्रेकडाउन से जो कि हो रहा है रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में. ATP is utilized to pump out protons out of the guard cell by membrane bound ATPs. आयनिक बैलेंस बनाए रखने के लिए अगर पोटेशियम अंदर जा रहा है तो हाइड्रोजन का बाहर आना ज़रूरी है और वो हाइड्रोजन कैसे बाहर आएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड एटीपीज से. एटीपीज चैनल्स के थ्रू जो प्रोटॉन्स हैं उनको बाहर भेजेंगे. द सप्लाई ऑफ प्रोटॉन इज मेंटेन्ड बाय मैलिक एसिड एंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम स्टोर्ड स्टार्च. स्टार्च कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में और मैलिक एसिड से ही रिड्यूस होते हैं ये प्रोटॉन्स विच आर रिलीज्ड आउट. ड्यू टू द एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स, एक्टिव पंपिंग क्यों, क्योंकि इसके लिए एटीपी रिक्वायर्ड है. एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप्स अक्रॉस द गार्ड सेल मेम्ब्रेन. नाउ आयन कैन मूव पैसिवली इनटू द गार्ड सेल. तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मतलब कि आयंस का जो ग्रेडियंट है कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर सके, ये कैसे क्रिएट करा जा रहा है, एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटॉन से. एटीपी की हेल्प से प्रोटॉन को बाहर निकाल देते हैं. अब अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो इसकी वजह से पोटेशियम जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे. Now ions can move passively into the guard cell. In some species, chloride ions or other anions move along with potassium in and out of the guard cells. कभी कभी साथ में क्लोराइड या कुछ और नेगेटिव आयंस भी साथ में मूव करते हैं. Thus there is decrease in osmotic potential. जितने ज़्यादा आयंस मूव करेंगे osmotic potential जो है वो डिक्रीज करेगा. As a result, the water will enter into the guard cell, build up the turgor and will lead to opening of stomata, and the reverse happens when stomata is needed to be closed. The next question is discuss the role of phloem in food transport. Phloem food transport कैसे करता है और दो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और उनके फंक्शन के बारे में. रोल ऑफ फ्लोएम इन फूड ट्रांसपोर्ट. फ्लोएम बेसिकली जो होता है इट इज़ अ वैस्कुलर बंडल का पार्ट है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. द मेटाबोलाइट्स फ्लो ओनली इन सीव एलिमेंट्स. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, सीव एलिमेंट्स का. जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स है वो किस में मूव कर रहे हैं, सीव एलिमेंट्स में, विच रिजेंबल्स एज हॉलो पाइपलाइन. जो कि सीव एलिमेंट किस फॉर्म में है, हॉलो पाइपलाइन की फॉर्म में. द सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर जॉइंड बाय साइटोप्लाज्मिक चैनल्स थ्रू होल्स इन द सीव प्लेट. सीव ट्यूब आपस में कनेक्टेड है और इनके बीच में अगर हम देखें तो बीच बीच में पोर्स होते हैं जिनको हम परफोरेशन और इस पार्ट को हम बोलते हैं सीव प्लेट्स. thus forming continuous cytoplasmic channels through sieve tube. Phloem carries viscous solution of metabolites, mainly sucrose. The sieve tube elements are of much smaller radius. sieve tube के जो elements होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. देन जाइलरी वेसल, मतलब अगर जो जाइलम में मटेरियल ट्रैवल कर रहा है उसके कंपैरेटिवली यहाँ के जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं. तो इसकी वजह से जो परफोरेशन है, होल्स है, उनकी वजह से कोई ब्लॉकेज नहीं आ रहा. द फ्री फ्लो ऑफ विस्कस फ्लोएम सैप इज अपरेंटली नॉट अफेक्टेड बाय द नैरो सीव प्लेट पोर्स. Each sieve element is compulsorily associated with neighboring companion cell. अब sieve जो cells हैं उनमें तो मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रही है, लेकिन जो आसपास के सेल्स हैं उनमें मूवमेंट कैसे जाएगी, उनमें मूवमेंट जाएगी कंपेनियन सेल्स के थ्रू. तो हर सीव एलिमेंट जो होता है वो कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड होता है ताकि वो जो मूवमेंट है मेटाबोलाइट्स की वो साइडवेज मैनर में भी हो सके. बोथ आर यूजुअली कनेक्टेड बाय मेनी प्लाज्मोडेस्माटा. दे कंटेन द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एंड हैव द सेम ऑस्मोटिक potential as the sieve tube elements. The companion cells have dense cytoplasm, numerous cell organelles, especially mitochondria, which indicates कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा metabolic activities हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ATP produce हो रहा है. It is very likely that companion cells support translocation. Furthermore, numerous plasmodesmatal connections between the two cells support the idea that companion cells supply large quantity of food material to the sieve tube elements and provide the latter with protein and enzyme which they cannot
सिंथेसाइज। तो इनके बीच के जो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस हैं उससे हमें पता चलता है कि ये जो है आपस में फूड एक्सचेंज कर रहे हैं और इन टर्न जो कंपेनियन सेल्स है वो काफ़ी सारे प्रोटीन और एंजाइम जो है वो प्रोवाइड करते हैं सीव ट्यूब को, विच इट कैन नॉट जनरेट बाय itself. Phloem sap contains sucrose, amino acid, potassium ion and some of the ions and organic acids. डिफ्यूजन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। अगर सिर्फ डिफ्यूजन काम करता है तो जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है वो एडिक्वेट टाइम पे नहीं हो पाता। ऑफन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। प्लस जो भी खाना बन रहा है, मान लो लीव से खाना निकल के किसी स्टोरेज ऑर्गन में जा रहा है, अब स्टोरेज ऑर्गन में तो ऑलरेडी उसकी कॉन्सेंट्रेशन उस फूड की या आयन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाई है, तो मतलब कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी काम नहीं कर रहा बिकॉज द थिंग इज मूविंग फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. A few theories proposed for the mechanism of translocation in phloem. According to Munch pressure flow hypothesis, water enters in sieve tube. Munch pressure flow theory ने बोला कि पहले sieve tube के अंदर पानी जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है और वो फ्लोएम कंटेंट को एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है. The second theory is electro-osmotic model, visualizes the flow of material due to electrochemical gradient created and released by potassium ion. They are giving somewhat similar example कि potassium ion, जैसे हमने अभी स्टोमेटा में देखा था कि यहाँ पे potassium ion की मूवमेंट करवाएंगे तो potassium ion की वजह से एक electrochemical gradient क्रिएट होगा जिसकी वजह से मटीरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा. The last one is proto-osmotic model which proposes a continuous flow of hydrogen ions फ्रॉम सिंक टू सोर्स. वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव करते हैं सिंक से सोर्स में. सिंक से सोर्स मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन. नॉर्मली चीज़ें सोर्स से सिंक, जहाँ से बन रहा है और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ ट्रैवल करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन मूव कर रहे हैं सिंक टू सोर्स कॉम्पनसेटेड बाय पोटेशियम फ्लक्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक. और उसके आयन को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम मूव कर रहे हैं सोर्स टू सिंक. द काउंटर फ्लक्स ऑफ पोटेशियम इज थॉट टू ड्राइव मेटाबोलाइट्स टू सिंक. और वो कह रहे हैं ये जो काउंटर मूवमेंट हो रही है, जो पोटेशियम मूव कर रहे हैं, इट इज़ बिलीव कि पोटेशियम के साथ साथ जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो भी ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स टू सिंक. सो दिस वाज अबाउट ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम. द नेक्स्ट इज macronutrients and their function. We have to discuss about only two macronutrients. Macronutrients are those nutrients which are required by plants in quite larger amount. So the two are phosphorus and potassium. The inorganic form of phosphate found in plants are orthophosphate and to a minor extent pyrophosphate. तो प्लांट्स में फॉस्फेट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेनली ऑर्थोफॉस्फेट में और कुछ अमाउंट पायरोफॉस्फेट में. द फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स एंड अल्कोहल्स आर द मेजर इंटरमीडिएटरी कंपाउंड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. फॉस्फेट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड्स. न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ATP, UTP, GTP इन सब के अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट है. दे सप्लाई एनर्जी टू वेरियस एंडोजेनिक प्रोसेसेस इंक्लूडिंग एक्टिव आयन अपटेक एंड सिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो बेसिकली अगर हम देखें तो फॉस्फेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, लाइक द न्यूक्लियोटाइड्स, like the metabolites, like the sugars and the phospholipid, which is an important component of cell membrane. Another important phosphorus containing compound is phytin. एक और important compound है phytin, which is mainly found in seeds. Phosphorus in the phytin of seed is regarded as P-reserve. During seed germination, phytin is metabolized and converted into other phosphate forms that are needed in the metabolism of young plants. The next one is potassium. Potassium is abundant cation present in the phloem with the concentration approaching that is cytoplasm. तो पोटाशियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोएम में और उसकी जो साइटोप्लाज्म में भी कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हमेशा बैलेंस रहती है. पोटाशियम इज नेसेसरी फॉर मेरिस्मेटिक ग्रोथ. इट इज इन्वॉल्व इन कंट्रोल वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड मेंटेनिंग द सेल टर्गर. पोटाशियम आयन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है. हमने देख लिया अभी पोटाशियम का रोल, हमने फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में भी उसको डिस्कस करा, हमने स्टोमेटल ओपनिंग में भी उसको डिस्कस करा. तो ये प्लांट की वाटर स्टेट को कंट्रोल करने में, मेरिस्मेटिक ग्रोथ में, सेल टर्गर मेंटेन करने में हेल्प करता है. पोटाशियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग. और अब ये लास्ट क्वेश्चन है. So the last question is short note on any two ethylene, endogenous rhythm and leaf senescence. Ethylene जो होता है वो होता है एक प्लांट हार्मोन विच इज़ अ गैसेस हार्मोन और ये मेनली इन्वॉल्व होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में. इथाइलिन इज अ गैसेस हार्मोन एंड इट इज़ द ओनली गैसेस हार्मोन. बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते. इथाइलिन कैन बी स्मेल्ड, मतलब हमें स्मेल आ सकती है जो हमें राइपेंड फ्रूट में से, पके हुए फ्रूट में से जो स्मेल आने लगती है, दैट इज ड्यू टू इथाइलिन. इथाइलिन गैस हैस्टन्स मतलब फास्टन द फ्रूट राइपनिंग एंड एज द फ्रूट राइपन, जैसे जैसे फ्रूट गलना शुरू होता है, राइपन अप होना शुरू होता है, वो और इथाइलिन प्रोड्यूस करता है और उस इथाइलिन की वजह से वो और
जो कंटिन्यूस ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा कि इथाइलिन राइपन कर रहा है, राइपन फूड और इथाइलिन सिक्रीट कर रहा है, अगेन से राइपनिंग हो रही है। इसीलिए वो जो एक एग्जांपल है कि एक खराब सेब पूरे सेब को खराब कर देता है एंड ऑल दैट, क्योंकि अगर एक फ्रूट राइपेंड है तो उसमें से इथाइलिन प्रोड्यूस होगा एंड इट विल इवेंचुअली कॉज द राइपनिंग इन अदर फ्रूट्स. So if the production of ethylene gas by overripe fruit explains why one rotten apple can spoil the whole basket. Stimulation of fruit ripening by ethylene has been commercially exploited, मतलब इसका commercially use करा जाता है in shipping tomatoes, bananas, orange, mangoes and other fruits. When green, जब वो green होते हैं तो उन्हें crates में, मतलब अभी वो पूरे तरीके से पके नहीं होते, अभी वो पूरे थोड़े थोड़े कच्चे होते हैं, तो उनको पैक करके वेंटिलेटेड क्रेट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट शुरू कर देते हैं और उसके अंदर वो वेंटिलेटेड क्रेट्स इसलिए होते हैं ताकि इथाइलिन उसके अंदर एक्यूमुलेट ना हो जाए एंड देन गैस विद इथाइलिन बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू कस्टमर. और वंस वो अपनी मार्केट में रीच कर जाए तो उन्हें इथाइलिन के साथ ट्रीट करा जाता है, इथाइलिन पास करा जाता है सो दैट राइपनिंग कैन फास्टन अप एंड दे कैन बी सेल्ड आउट. Ethylene may also help in determining sex in several flowers. Along with gibberellins, ethylene control the ratio of male to female फ्लावर्स. तो मेल टू फीमेल फ्लावर्स का जो रेशियो है वो गिबरेलिन और इथाइलिन के रेशियो से कंट्रोल करा जा सकता है. इथाइलिन ट्रीटमेंट्स एंश्योर हायर रेशियो ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन सम मोनोशियस प्लांट्स such as cucumber. Therefore, ethylene is widely used in greenhouses to increase the yield of cucumber by inducing the production of फीमेल फ्लावर्स. तो इथाइलिन का जो ट्रीटमेंट है वो हेल्प करता है फीमेल फ्लावर्स को, मतलब वो हेल्प करता है फीमेल स्टिमुलेशन को. सिल्वर नाइट्रेट जो है वो एंटागनिस्टिक है इथाइलिन के. एंटागनिस्टिक मतलब कि ये उसके ऑपोजिट काम करता है. दैट मीन्स ये मेल हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, मेल हार्मोन मेल फ्लावर प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है endogenous rhythms. Some developmental events in plants also occur with regular periodicity. Basically rhythms का मतलब होता है कि एक साइकिल हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक साइकिल काम करती है, that is endogenous rhythm. Some development events in plants also occur with regular periodicity in time. These processes are rhythmic and if these occur in the absence of external disturbing factors, these are called endogenous rhythm. अगर बाहर के फैक्टर्स कंट्रोल नहीं भी कर रहे तभी कुछ सेवरल काम जो है वो अपने आप होते रहेंगे, कुछ जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के वो अपने आप होते रहेंगे, या प्लांट्स में भी वो अपने आप होते रहेंगे. दीज आर एंडोजेनस रिदम. जैसे कि प्लांट्स ड्यूरिंग द डे टाइम द लीव्स आर ओपन. लीव्स जो है वो ओपन रहेंगी दिन के टाइम में, चाहे प्लांट अंदर हो चाहे वो सनलाइट में ना हो तब भी. लेकिन रात के टाइम पे वो जो लीव्स हैं वो ड्रूप डाउन कर जाती हैं, विच डज इन सेवरल प्लांट्स. In fact, these movements can be recorded. This was done by tying a thread to the leaf that shows periodicity. The thread is rolled over a pulley and then attached to a stylus which is touching a rotating drum. तो हम एक thread tie करके एक शूट को या लीफ को पुली से अटैच करके देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि थ्रेड के मूवमेंट से हमें पता चलेगा कि लीव एक्सपैंड और ड्रूप कर रही है. An experiment was done after the rhythm was induced by light exposure. The plants were kept in total darkness for days. It was found that the leaves would open and close as they would have done under normal conditions. These oscillations were about 23 hours apart. Such rhythmic oscillations, 20 to 23 hours apart, are called circadian rhythms, and the cellular machinery which helps at the plant remember and keep the rhythm in time is called the बायोलॉजिकल क्लॉक. तो वो रिदम जो डेली पर्पस पे होते हैं, जैसे कि एवरी डे मूवमेंट पे होंगे, उसको हम बोलेंगे सर्काडियन रिदम एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक. द लास्ट टॉपिक इज लीफ सेनेसेंस. सेनेसेंस का मतलब होता है डेथ ऑफ प्लांट या डेथ. सेनेसेंस वर्ड रेफर करता है डेथ को या शेडिंग को. तो जब हम बात कर रहे हैं लीफ सेनेसेंस की, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ओनली द डेथ और द शेडिंग ऑफ लीव्स. डेसिडियस सेनेसेंस भी इसको बोलते हैं. ओनली द लीफ सेनेसेंस एज इन मेनी ट्रीज. द सेनेसेंस ऑफ लीव्स और एब्सेशन अकर्स एट द बेस ऑफ द लीफ. अ लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एब्सेशन लेयर. तो लीव्स के नीचे जहाँ से वो टूटना स्टार्ट करती है वहाँ एक लेयर बनने लग जाती है और उस लेयर को हम बोलते हैं एब्सेशन लेयर. एब्सेशन वर्ड का मतलब ही है कट होना, टूटना. The cells of this layer have high activity of cellulose. यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली सेल्यूलोज एक एंजाइम है वो काम कर रहा होता है, which degrades cellulose of the cell wall. Another enzyme that increases during abscission is polygalactoronase. ये ब्रेक डाउन करता है पेक्टिन को, विच इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ मिडल लेमेला रीजन ऑफ द वॉल. सो द वॉल गेट सेपरेटेड एंड द लीव्स फॉल. तो बेसिकली सेल्यूलेज को और पेक्टिन को ब्रेक करने के लिए दो एंजाइम है, सेल्यूलेज एंड पॉलीगैलेक्टोरोनेज. Below this layer, the plant makes protective layer which has a lot of lignified cells. When leaf fall, this layer protects the tissues from desiccation. तो अगर मान लो यहाँ पे कोई ब्रांच है और यहाँ से लीफ टूट गई
तो जहाँ से जिस पोर्शन से जस्ट अ मिनट, जिस पोर्शन से वो लीफ टूटी है वहाँ पे नीचे एक लिग्निन की लेयर बन जाएगी, वहाँ पे बहुत सारा लिग्निफिकेशन होता है। लिग्निफिकेशन जो है वो अंडरनेट टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करेगी ताकि वो हार्म ना हो। एंड विद दिस वी आर डन विद द फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट एज वेल. Hope you find it useful and thank you for watching it. If you have any doubt or any query, you can put that in the comment box. Thank you so much.